हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि रहेगा आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, आज हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में आर्टिकल से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो या सेंटर का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले पार्ट वन में जो आर्टिकल्स हैं जिनमें यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल वन है, इसमें बोला गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर दो है, इसमें बोला गया है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर नए स्टेट बनाने हैं तो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल थ्री में बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट मतलब जो पहले से ही स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं के अंदर में उनकी बाउंड्री को छोटा बड़ा करके नए स्टेट बनाने हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल नंबर तीन में बताया गया है। ठीक है, और जो आर्टिकल नंबर चार है उसमें जो है लॉज बताए गए हैं जो कि आर्टिकल दो और तीन में यूज होंगे। उसके बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल हैं, कौन कौन से, 5 से लेके 11 तक। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद पार्लियामेंट पावर है किसमें, आर्टिकल नंबर 11 में। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में जो है सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 है, इसमें बोला गया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 है, इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। नो डिस्क्रिमिनेशन की बात गई है मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इनके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ। आर्टिकल नंबर 16 की बात की गई है, मतलब इक्वलिटी इन जॉब, मतलब कि इक्वल इक्वल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 है अवॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी पे रोक लगाई गई है। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी है एक 1955 का। ठीक है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया है अवॉयलेशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, जैसे कि पहले टाइटल्स यूज होते थे राय बहादुर, ठीक है, मियाँ, जो जितने भी जैसे टाइटल पहले यूज होते थे उन पे बैन लगाया गया था। अब बात करते हैं हम राइट टू फ्रीडम की। तो आर्टिकल नंबर 19 है जिसमें कि 6 फ्रीडम्स की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, छह फ्रीडम्स की बात की गई है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया ना, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस हो गया। तो इन फ्रीडम्स की बात की गई है आर्टिकल नंबर 19 में। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 में क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। ठीक है, तो कन्विक्शन की बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 जो है वो है राइट टू लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में ये बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21A है, इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, इसमें अर्ली मतलब इसमें जो है एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दी जाएगी जिनकी एज जो है 6 से 14 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको जो स्टेट है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, और ये आर्टिकल इंक्लूड किया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, तो एक अमेंडमेंट से रिलेटेड एक अलग नई वीडियो आएगी, उसमें सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस की जाएगी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 की बात है, तो इसमें बोला गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। जो अरेस्ट करते हैं किसी को तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन दी गई है वो 22 नंबर आर्टिकल में बताई गई है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट जितने भी हैं, जैसे कि 23 है, वो क्या करता है, वो फोर्स लेबर को पे रोक लगाता है, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, फोर्स लेबर और ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है किसी भी जो भी बच्चा 14 साल से नीचे होगा वो किसी भी फैक्ट्री या किसी भी हार्मफुल जगह पे काम नहीं कर सकता, उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, ये बताया गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 24 में। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट की गई है किसमें, आर्टिकल नंबर 24 में, कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो किसी भी फैक्ट्री या हार्मफुल माइन में काम नहीं कर सकता। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 26 में क्या है, 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 27 है नो रिलीजियस टैक्स, मतलब कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, कि फ्रीडम है किस चीज की, जो किसी भी रिलीजन से कोई भी टैक्स इकट्ठा नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28 है, इसमें रिलीजियस डिस्कशन की बात कही है, मतलब फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
उसके बाद बात आती है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स की। तो आर्टिकल नंबर 29 बोलता है, वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो है इंडिया में दो तरह की है, एक है लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, और एक है क्या, एक रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी की बात की गई है। एक रिलीजियस है, एक लिंग्विस्टिक है, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी वर्ड जो का मीनिंग जो है, एक तो लिंग्विस्ट माइनॉरिटी है और एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 में बोला गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो अपना अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की रेमेडीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो रिट्स हैं वो इशू कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। जैसे कौन कौन सी रिट्स थी, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, ठीक है, शरशरी है, प्रोहिबिशन है, क्यू ब्रंटो है। ये 5 रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। और हाई कोर्ट की जो रिट्स है वो है आर्टिकल नंबर 226 के अंदर, ठीक है। इनको भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपीज हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है। इसमें डीपीएसपीज की बात की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी जो हैं, जैसे कि आर्टिकल 48 में एनवायरमेंट से रिलेटेड बात की गई है ना। उसके बाद आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी को जो है वो सेपरेट अलग अंग बताया गया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। इसमें जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हैं 51A आर्टिकल में, ठीक है। इसमें जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी, उसके बाद ही इनको डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, कब, 1976 में, जिसके अंडर जो था इन ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आर्टिकल्स हैं यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। यूनियन गवर्नमेंट में भी सबसे पहले प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 52 है, उसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया है कि जब ये बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। उसके बाद 53 में पावर्स बताता है, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है किसकी, यूनियन की, ठीक है, या प्रेसिडेंट की। उसके बाद 54 में इलेक्शन की बात की गई है, किसके, प्रेसिडेंट की। 56 में टर्म की बात की गई है, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर का टर्म होता है, किसका, हमारे राष्ट्रपति का, ठीक है। 56 में सॉरी 61 में बात की गई है किसकी, इम्पीचमेंट की, ठीक है। एक और आप आर्टिकल ध्यान में रखोगे, आर्टिकल नंबर 60। इसमें जो है ओथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है, किसकी, राष्ट्रपति की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है वो है 63 से लेके 71 तक, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल है वो है 74 और 75। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल नंबर 63 जो है, इसमें बात की गई है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, किसका, भारत का, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन की बात गई है आर्टिकल 66 में, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। इसमें इलेक्शन की बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट की। और 67 में बात की गई है टर्म ऑफ ऑफिस की, ठीक है, कि कितने ईयर के लिए अपॉइंट होगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और 69 में बात की गई है ओथ की बात की गई है, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ध्यान में रखें, क्योंकि इस बार जो था वो न्यूज में था वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया गया था और नए वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो इलेक्ट करके आए थे। तो थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम करते हैं बात किसकी, हम करते हैं बात प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 74 जो है, इसमें बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे, किसको, एड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 75 में जो है, इसमें अदर प्रोविजन बताए गए हैं मिनिस्टर्स के, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रह जाता है यहाँ पे, वो है आर्टिकल नंबर 76। इसमें जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आर्टिकल देखते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आर्टिकल 79 जो है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ये आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 80 जो रिलेटेड है वो है राज्यसभा से, ठीक है, जो कि अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, उससे रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 80।
और 81 जो है वो लोकसभा से है, जो कि लोअर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, उससे रिलेटेड है। ठीक है। और एक और आर्टिकल आप ध्यान में रखोगे, जो है आर्टिकल नंबर 87। 87 जो है इसके अंदर जो है स्पेशल एड्रेस करता है सेशन को। कौन स्पेशल एड्रेस करता है? कौन? प्रेसिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति है, वो स्पेशल एड्रेस करता है पार्लियामेंट के सेशन को आर्टिकल 87 के अंडर। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये आर्टिकल भी, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 100 है, ठीक है, उसमें जो है वोटिंग की बात की गई है कि हाउस में वोटिंग कैसे होगी। वोटिंग इन दी हाउस, आर्टिकल नंबर 100, वोटिंग इन दी हाउस। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 109 की। इसमें जो है स्पेशल प्रोविजन बताया गया है किसका? मनी बिल का। स्पेशल प्रोविजन बताया गया है मनी बिल का। ठीक है। और जो मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है वो है 110। ठीक है, इसमें जो है स्पेशल प्रोविजन बताया गया है 109 में मनी बिल से रिलेटेड। और 110 नंबर आर्टिकल जो है उसमें डेफिनेशन बताई गई है किसकी? मनी बिल की। 110 नंबर आर्टिकल। ठीक है। 111 नंबर आर्टिकल है, उसमें जो है उसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी बिल को असेंड करता है, मतलब उस पर सिग्नेचर करता है, तभी वो एक्ट बन सकता है। तो वो बात की गई है आर्टिकल नंबर 111 में। ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑर्डिनेंस इशू करता है जब दोनों हाउसेज या दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं होता है, ठीक है, तब जो है प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करता है। तो ऑर्डिनेंस पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल नंबर 123 में है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो आर्टिकल है वो है जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 124 है उसमें सुप्रीम कोर्ट की सीट की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसकी स्थापना की बात की गई है आर्टिकल नंबर 124 में। ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक आर्टिकल नंबर 127। इसमें जो है जो एडहॉक जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बात की गई है। और 126 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की गई है। ठीक है, 126 नंबर आर्टिकल में। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सीधा आर्टिकल नंबर 131 में। इसमें जो है जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, उसकी बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 131 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 131 में। उसके बाद आर्टिकल नंबर 136 है। 136 में क्या बोला गया है? स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक स्पेशल लीव या अप्लाई कर सकते हैं किसी चीज के अगेंस्ट, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल नंबर 136 में ये बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 141 की है। इसमें बोला गया है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, जितने भी जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट बना देगा, ठीक है, वो जितने भी उसके नीचे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर वो लॉ बाइंडिंग होगा। ठीक है, उनको वो लॉ ओबे करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 142 की। इसमें बोला गया है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी। ठीक है, इसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है, मतलब। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है आर्टिकल नंबर 148, जिसमें कि कैग जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में उसकी बात की गई है। ठीक है, और 149 में उसकी ड्यूटीज की बात की गई है, किसकी? जो कैग हो गए उनकी ड्यूटीज की बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो हाई कोर्ट में से रिलेटेड आर्टिकल हैं 214 से लेकर 231। ये सारे आर्टिकल जो हैं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 226, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैंने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 32, जिसमें कि रिट्स की बात की गई है। जो हाई कोर्ट्स की रिट्स हैं वो आर्टिकल नंबर 26 में आती है, और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 32 में आती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो रिट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो कहीं पे भी रिट्स इशू कर सकता है, पर हाई कोर्ट जो है जो अपनी उसका क्षेत्र अधिकार है उसी के अंदर ही वो रिट्स इशू कर सकता है। तो जो टेरिटोरियल रिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब बड़ी हैं किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के कंपैरिजन। ठीक है, पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में। ठीक है, और किसी भी केस में वो रिट्स इशू नहीं कर सकता। पर जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, और कोई भी लॉ होगा उसके अगेंस्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे।
उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं गवर्नर की। तो आर्टिकल नंबर 153 जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नर की बात की गई है, ठीक है। और एक आर्टिकल नंबर 152 है, उसमें डेफिनेशन बताई गई है फिर से किसकी, स्टेट की, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखोगे। आर्टिकल नंबर 152 इसमें जो है वो डेफिनेशन बताई गई है स्टेट की। और गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है आर्टिकल नंबर 155 में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये भी आप ध्यान में रखोगे, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट के मिनिस्टर्स की बात की गई है आर्टिकल नंबर 163 में और 164 में, ठीक है। जैसे कि सेंटर के जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनकी बात की गई थी 74 नंबर आर्टिकल में और 75 नंबर आर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर की बात की गई है आर्टिकल नंबर 68 में से लेके आर्टिकल नंबर 212 तक। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेंटर में जो मनी मिल की डेफिनेशन थी वो थी आर्टिकल नंबर 110 में। वैसे ही स्टेट में मनी मिल की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है कि कौन से नंबर आर्टिकल में, वो बताई गई है आर्टिकल नंबर 199 में, ठीक है। ये जो है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो असेंट करता था बिल को आर्टिकल नंबर 111 के अंदर, और स्टेट में जो गवर्नर होगा वो करेगा आर्टिकल नंबर 200 के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और जो गवर्नर होगा वो भी रिजर्व करके रख सकता है स्टेट के बिल को, किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, वो रखेगा आर्टिकल नंबर 201 के अंडर, ठीक है। वो जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकता है किसी भी बिल को, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 246 है, उसमें 3 लिस्टों की बात की गई है। कौन कौन सी? स्टेट लिस्ट है एक सेंट्रल लिस्ट है और एक कनकरेंट लिस्ट है, ठीक है। से स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर कानून बनाएगा, और कनकरेंट लिस्ट में दोनों मिलके कानून बना सकता है। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन तीनों लिस्टों में नहीं है, उस पे जो है कानून कौन बनाएगा? उसमें सेंटर कानून बनाएगा या पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ठीक है। वो जो है रेजिड्यूशरी पावर होगी पार्लियामेंट की, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पावर्स की बात की गई है वो बात की गई है आर्टिकल नंबर 249 में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी सब्जेक्ट जो है या फिर सेंटर को कई बार स्टेट की लिस्ट पे कानून बनाना पड़ेगा, तो वो सब बातें इन आर्टिकल्स में की गई है, ठीक है। इसमें जो है सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में बात की गई है कौन से आर्टिकल में? 256 से लेकर 263 के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजन, जो जैसे कि 3 टाइप की इमरजेंसी है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी है 352 नंबर आर्टिकल्स में, ठीक है। और जो स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है, वो है 356 नंबर आर्टिकल्स में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 नंबर आर्टिकल्स में, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की इमरजेंसीज के बारे में आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि पंचायती राज है, ठीक है। पंचायती राज के बारे में हम जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243 में, ठीक है। और जो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है वो है आर्टिकल 243 में ही, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, ठीक है। और पंचायती राज से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। 243 ओ तक जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और उसके बाद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक जो है वो रिलेटेड है किसके किसके? वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप ध्यान में रखोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारा, उससे रिलेटेड आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक, ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है, ठीक है। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। उसके उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 343। ये जो है इसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 312। इसमें जो है ऑल इंडियन सर्विसेज की बात की गई है। जैसे कि ऑल इंडियन सर्विस कौन है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। इनकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 312 में, ठीक है। और ऑल इंडियन सर्विस जो है वो किससे कौन क्रिएट कर सकता है? वो कर सकता है राज्यसभा, ठीक है। तो यह स्पेशल पावर है ये राज्यसभा की। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, पॉलिटी के।
तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।